10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर कांग्रेस को ही कोसना था तो सत्ता में झुनझुना बजा रहे थे क्या मोदी जी? हमारे इस न्याय पत्र के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्यों उनके पेट में दर्द होता है? क्योंकि मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए जहां पर उनका मित्र 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाता है और एक दूसरा भारत जहां पर किसान 27 रुपए दिन के कमाता है। मोदी जी जितना कम बोले उतना उनको शोभा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में, जहां कुछ ही क्षणों में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता आने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। आशा आप सब लोग अच्छे से होंगे। 10 साल बाद ये देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है और आशा ये की जा रही थी कि चुनाव आएगा तो जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, डंके की चोट पर अपनी 56 इंच की तथाकथित छाती को पीटेंगे और कहेंगे ये मैंने काम किया है, इस पर मुझे वोट दीजिए। पर यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। चुनाव के मुहाने पर आकर देश खड़ा है, चुनाव की दहलीज पर आकर देश खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी अपना काम तो भूल जाइए। प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मैनिफेस्टो, हमारे इस न्याय पत्र के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जो बोल रहे हैं हमारे न्याय पत्र से बोल रहे हैं, तो पहले तो आप सब प्रबुद्ध मूर्धन्य पत्रकारों के सामने मैं वाकई में हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूं। थैंक यू मोदी जी कहती हूं। आपने इतनी चर्चा हमारे घोषणा पत्र की कर दी कि बिना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ रहा है। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, लाखों डाउनलोड हो रहे हैं और कुछ बातें जो उन्होंने उसके बारे में कही है उसकी अभी मैं यहां पर कलई खोलनी जरूरी समझती हूं। लेकिन वो करने से पहले मैं कुछ बातें जो प्रमुखता से हमारे घोषणा पत्र में है उस पर चर्चा करूंगी। हम लोग अपनी बात पहले करते हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर कांग्रेस को ही कोसना था, अगर नेहरू का ही नाम लेना था, अगर इंदिरा जी को ही कोसना था तो सत्ता में झुनझुना बजा रहे थे क्या मोदी जी? इसलिए पहले हम अपनी बात करेंगे, हमारा ये मैनिफेस्टो और ये कैसे तैयार हुआ। श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की 4500 किलोमीटर की पदयात्रा करी। वो इस देश के हर वर्ग से, महिलाओं से, पुरुषों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सैलरीड क्लास से, बिजनेसमैन से, हर जात, हर संप्रदाय, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों से मिले। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। उस मणिपुर को जिसको जलते हुए 11 महीने हो गए, लेकिन जब जब वहां जाने का वक्त आता है प्रधानमंत्री के 8500 करोड़ के हवाई जहाज का ईंधन खत्म हो जाता है और वहां पर भी वो लोगों से मिले। उसके बाद दिसंबर में हमारी घोषणा पत्र की समिति बनी। उन्होंने भी जाकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोगों से, अलग अलग वर्गों से, समुदायों से, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से चर्चा की। उन सबका मेल जोल, जो लोगों ने हमें अपनी अपेक्षाएं बताई, अपनी आशंकाएं बताई, अपनी जो दिक्कतें बताई और जो अपनी आकांक्षाएं बताई कि उनकी क्या अपेक्षा है सरकार से, वो क्या चाहते हैं, वो किस दिशा में इस देश को, किस दिशा में अपने भविष्य को ले जाना चाहते हैं, उसके मूलभूत आधार पर ये 46 पृष्ठ का 15,329 वर्ड का ये घोषणा पत्र आपके सामने है, न्याय पत्र। और इसको न्याय पत्र भी हमने बहुत सोच समझ के कहा। 10 साल एक ऐसी सरकार है जिसने हर वर्ग के साथ अन्याय किया। हर उस समस्या का जिसका निर्माण नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे उनके तत्वावधान में उनके कारण हुआ, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे वो गरीबों का निरंतर गरीब बनना हो, अमीरों का निरंतर अमीर बनना हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो किसानों की बदहाली हो, चाहे वो श्रमिकों के पैरों के फफोले हो, उन सब का समाधान है इस न्याय पत्र में। और इसलिए हमने अन्याय के खिलाफ एक न्याय पत्र निकाला। मैं 5 प्रमुख स्तंभ की बात कर देती हूं। 5 प्रमुख स्तंभ हमारे युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय है। युवा न्याय क्या है? 65% इस देश का युवा 35 वर्ष से आयु में कम है।
देश में आप पत्थर कहीं मारिए और पूछिए समस्या क्या है, तो नंबर 1 से नंबर 10 की समस्या बेरोजगारी है। और बेरोजगारी इतनी भयावह है कि हर घंटे इस देश के 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के चलते, बेरोजगारी के चलते उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तो हमारा घोषणा पत्र कहता है कि सरकार बनते ही जो 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं उनको हम भरेंगे। हमारा घोषणा पत्र कहता है कि जो डिग्री और डिप्लोमा धारक हैं उनको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत 1 लाख की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मतलब 8500 रुपए महीना। हमारा घोषणा पत्र यह कहता है कि पेपर लीक के चलते जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो जाता है उसके खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनेगा कि रूह कांप जाए पेपर लीक करने वालों की। पेपर लीक उत्तर भारत में, यहां तक कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों में बड़ी भयावह समस्या है। बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप पेट काट के पढ़ाते हैं, गाजर मूली की तरह ट्रेनों में भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो उस समस्या के निवारण के लिए पेपर लीक बनेगा, कानून बनेगा उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात हमने जो युवाओं के लिए की है, और वो स्पेशली जो अर्बन एरियाज के युवा हैं, भोपाल में इस बात का उल्लेख करना जरूरी है, एजुकेशन लोन। जिस एजुकेशन लोन को चुकाते चुकाते कुछ साल बीत जाते हैं और किन्हीं कारणों के चलते लोग एजुकेशन लोन नहीं कर पाए हैं, उसका एक अवधि के अंतर्गत हम उस एजुकेशन लोन को माफ करेंगे। और हमने एक संकल्प किया है कि सेना को हम भाड़े पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलने देंगे। सरहद को सुरक्षित करने का जो काम करता है उसका सम्मान होगा। उसका पिता आर्मी में है और उसको 24 साल में रिटायर हम नहीं करने देंगे। इस देश में 73 साल का प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांग रहा है और 24 साल के युवा को रिटायर कर रहा है। तो अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करेंगे और पुरानी जैसी नौकरियां बहाल होती थी उसकी बहाली होगी, उस तरह से नियुक्ति होगी। ये युवाओं की बात हो गई। अब मैं नारी की बात करना चाहती हूं। इस देश में आधी आबादी को जब तक पूरा हक नहीं मिलेगा, ये देश ना खुशहाल हो सकता है ना समृद्ध हो सकता है। हम लोगों ने एक सर्वे किया और हमारे पास जो फीडबैक आया वो ये था कि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनके हाथ में पैसा जाना चाहिए। और इसलिए महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक ऐसी योजना जो हम कर्नाटका में भी चलाते हैं और तेलंगाना में भी चलाते हैं, हम गरीब वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल, मतलब 8500 रुपए प्रति महीने देने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी और जैसा कि मेरे नेता कहते हैं, खटाखट 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 ये पैसा जो है लोगों के अकाउंट में, गरीब महिलाओं के अकाउंट में आएगा। यही नहीं, जो युवा है, जो सपने देखती है सरकारी नौकरी करने के, नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण लड़कियों के लिए होना चाहिए। आप जितनी लड़कियों को काम में, जितनी लड़कियों को सार्वजनिक जीवन में, जितनी लड़कियों को वर्कफोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में लाएंगे, उतना सुरक्षित ये समाज उनके लिए होगा। उनको नीति निर्माण की पोजीशन में बिठाकर देखिए, अगला कोई व्यक्ति उनके ऊपर यौन शोषण नहीं कर पाएगा और लड़कियों को सड़कों पर बैठकर न्याय नहीं मांगना पड़ेगा और आरोपी को मोदी जी अपनी गोदी में नहीं बिठा पाएंगे। तीसरी बात मैं करना चाहती हूं किसान न्याय की। इस देश ने वो सरकारें देखी हैं जिन्होंने एक किसान की मृत्यु हो जाने पर इस्तीफे दिए हैं। इस देश ने अन्नदाताओं की सम्मान करने वाली सरकारें देखी है, लेकिन इस देश ने 10 साल में वो सरकार भी देखी है जिसके चलते 700 किसानों की शहादत होती है और मान्यवर कहते हैं मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे। हमने वो सरकार भी देख ली जब किसान दिल्ली आना चाहते हैं तो उनकी सड़कें खुदवा दी जाती हैं, उनकी सड़कों में कीले गड़वा दी जाती हैं, उनको आतंकी मवाली तो कहा ही जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। और ये वही किसान है जिनके बेटे सरहद पे इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो किसान क्या मांग रहे हैं? किसान एमएसपी मांग रहे हैं और एमएसपी की कानूनी गारंटी हम देकर रहेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा एक वादा है। ये हमने अपने कुछ राज्यों में करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। हम किसान को जीएसटी से मुक्त करेंगे। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि के उपक्रम जो जीएसटी के अंतर्गत वसूली हो रही है किसान से, उनको मुक्त करेंगे। और हम 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं लेकिन किसानों की कर्जा माफी जरूर करेंगे। 16 लाख करोड़ जो मित्रों की कर्जा माफी हुई, अगर वो पैसा किसानों पे लगा होता तो 25 बार आप किसानों की कर्जा माफी कर सकते थे, लेकिन इस सरकार ने नहीं की।
कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, थोड़े दिनों की बेला है चलने चलने की, अब हम वो करके दिखाएंगे। श्रमिक, और आप सब लोग जानते हैं ये जो जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट ऐसे गिग वर्कर्स होते हैं जो 10 मिनट में आपके घर खाना पहुंचा देते हैं, चाय की पत्ती खत्म हो गई, चाय की पत्ती पहुंचा देते हैं। कभी किसी ने सोचा अगर इनको चोट लग जाए तो इनके परिवारों का क्या होगा? अगर 6 महीने के लिए टांग टूट गई तो इनके परिवारों का भरण पोषण कैसे होगा? क्या है इनकी सामाजिक सुरक्षा? और गिग वर्कर्स बहुत सारे हुए हैं, तो गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कानून लाएंगे। जिस मनरेगा से हमने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी, उसका न्यूनतम मानदेय 400 रुपए करने जा रहे हैं। और 25 लाख की एक हेल्थ योजना, एक हेल्थ बीमा योजना जैसी राजस्थान में हम चलाते हैं, जिसको हमने शुरू करी थी, अभी भी चल रही है, उसको जरूर लाएंगे, जिसमें इलाज, दवाई, टेस्ट, डायग्नोस्टिक सब हो सके। और अंत में मैं जरूर बात करूंगी हिस्सेदारी की। हिस्सेदारी क्या है? हिस्सेदारी के बारे में बड़ा भ्रम भी फैलाया जा रहा है। हिस्सेदारी को लेकर खासे परेशान है मोदी जी, वही एक मैनिफेस्टो में हमारे उनको बात दिख रही है। क्या है हिस्सेदारी? हिस्सेदारी दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ों, जो हाशिए पर लोग हैं, उनको सम्मान मिले, उनको आगे आने का मौका मिले, ये तो है ही। लेकिन हिस्सेदारी का एक बहुत बड़ा पहलू जिस पर भ्रमित किया जाता है वो ये भी है कि सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, जो हाशिए पर हैं, उनको भी न्याय मिले, उनको भी कानूनी सुरक्षा मिले, उनके भी लोगों को राहत मिले। और इसीलिए हिस्सेदारी जरूरी है। अगर आपकी भगवान न करे टांग में चोट आ जाए तो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाएगा या क्रेप बैंडेज से इलाज करेगा या सिर्फ फिजियोथेरेपी कराएगा, इसका पता एक्सरे से चलता है। और वही एक्सरे है ये, और इस एक्सरे का नाम सुनकर हाड़ कांप गई है नरेंद्र मोदी जी की। जब एक्सरे करेंगे तभी पता चलेगा ना, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी पूरी टूटी है, लिगामेंट रप्चर हुआ है, वही है ये एक्सरे। अभी तो हमने ये कहा ही नहीं है हम आगे क्या करेंगे, उसके बावजूद परेशान है। तो हिस्सेदारी बिल्कुल होनी चाहिए। 80-85% आबादी और रिप्रेजेंटेशन 4-5% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, IITs में, IIMs में। क्या एक वर्ग इस देश का कमतर है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या उस वर्ग को आगे आने का मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच की बढ़ती खाई को पाटना चाहिए? बिल्कुल पाटना चाहिए। और उसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, अब मैं उस पर चर्चा कर लेती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना इलेक्शन प्रचार शुरू किया तो उनको हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप नजर आई, और कुछ बातों को खुद से बोल देना चाहिए, मैं आपके सवालों का इंतजार भी नहीं करूंगी। 46 पृष्ठ का ये मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द हैं। हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, चाहिए तो PDF अंग्रेजी हिंदी दोनों का भेज देते हैं, Ctrl+F कर दिएगा। अगर मुस्लिम शब्द सुनाई देगा तो भोपाल में मुझे आइंदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति आप लोग मत दीजिएगा। अगर एक भी मुस्लिम शब्द, मुस्लिम लीग शब्द आपको इसमें दिख जाए, और अगर नहीं दिखेगा तो अगले बीजेपी नेता को जरूर बोलिएगा कि इसमें ढूंढ कर वो शब्द दिखाए। उनको मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है, इसमें मुझे युवाओं की छाप नजर आती है, इसमें किसानों की छाप नजर आती है, इसमें श्रमिकों की छाप नजर आती है, इसमें गलवान के उन 20 शहीदों की छाप नजर आती है जिनके लिए मोदी जी कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें उन 2 किसानों की छाप नजर आती है जो हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें उन महिलाओं की छाप नजर आती है जो आपसे न्याय मांगती है। इसमें मुझे हाथरस की गुड़िया की छाप नजर आती है जिसको 2:30 बजे रात को जला दिया गया। मुझे इसमें इस देश की छाप नजर आती है, विभिन्न भाषाएं बोलते हुए लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग संस्कृति के लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग वेशभूषा की छाप नजर आती है, लेकिन वो सारे दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कते हैं, उनकी छाप नजर आती है। तो ये जो कुत्सित प्रयास उन्होंने किया, चिपका नहीं, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के क्या बोला? अब एक नया भ्रम फैलाया है, ये नया आया है मार्केट में। कांग्रेस आपसे आपका पैसा ले लेगी और वो बांट देगी। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में है, और एक बात शायद प्रधानमंत्री जी को नहीं कहनी चाहिए थी, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने 10 साल में अपने पद की कोई खास गरिमा तो रखी नहीं है, तो उनसे कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी कि ये चुनाव आएगा और उनके मुंह से फूल झड़ेंगे। एक शब्द उनको नहीं यूज करना चाहिए था। और एक ब्याहता होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी, मंगलसूत्र उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर दाम्पत्य के सूत्र की आप इज्जत और सम्मान नहीं करते हैं तो आप मंगलसूत्र को नहीं समझ सकते हैं।
मंगलसूत्र एक सोने की चेन नहीं है। मंगलसूत्र वो प्रतीक है दाम्पत्य के उस सूत्र का जिसको ब्याहता पहनती है और जीवन पर्यंत एक विवाह के संबंध में बंधती है। हम उस देश के लोग हैं जहां की संस्कृति कहती है डोली आती है और अर्थी उठती है। आप मंगलसूत्र के नाम पर झूठ बोलेंगे। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने तो किसी का पैसा लेकर किसी और को नहीं दिया। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, लेकिन क्या किसी की जेब से एक नया रुपया निकाला? हमने गरीबों को अमीर बनाया, गरीबों को गरीबी से निजात दिलाई, हमने अमीरों को और भी अमीर बनाया। यह सच है कि कांग्रेस की सरकार में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल्स बने, कांग्रेस की सरकार में लखपति करोड़पति बने, कांग्रेस की सरकार में 27 करोड़ लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे थे उनको हमने ऊपर उबारा। और यह कैसे किया? यह सही नीतियां, सही नीति निर्माण से, सही नियत से हमने ये करके दिखाया। एक छोटी लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने लंबी लकीर खींच देना जरूरी होता है। और लंबी लकीर खींची जाती है सही नीति निर्माण से। क्या समस्या है मोदी जी को? क्या समस्या है उनको हमारे इस मैनिफेस्टो से? अगर हम गरीबों के हक की बात करते हैं तो क्यों उनके पेट में दर्द होता है? क्योंकि मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, 2 भारत बनाए हैं। एक भारत जहां पर उनका मित्र 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाता है, और एक दूसरा भारत जहां पर किसान 27 रुपए दिन के कमाता है। एक भारत जहां पर चकाचौंध ही चकाचौंध है, जहां पर जब शादी ब्याह होता है तो वो पेपराजी और दुनिया के वो लोग आते हैं कि आपकी आंखें फटी रह जाए। और एक वो भारत 20% जहां की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। अगर आप मार्केट में चले जाइए 2 ठंडी पानी की बोतलें ना मिले 46 रुपए में। 2 भारत जहां पर G20 के नाम पर स्वांग रचा जाता है और उसी दिल्ली शहर में गरीबों को ढकने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। 2 भारत जहां पर अपने मित्रों के लिए नीति निर्माण किया जाता है और जुमला दिया जाता है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। असलियत यह है हवाई चप्पल वाले को आपने ट्रेन में चलने से दूभर कर दिया है। पिक्चरें देखिए, फोटोज जो आजकल आ रही हैं, लड़के बच्चे युवा स्त्री पुरुष ट्रेन के डिब्बे तो छोड़ दीजिए, ट्रेन के टॉयलेट में भेड़ बकरी की तरह बैठकर चलने को मजबूर है। रेलवे को तबाह करने का काम आपने किया है। क्या किया आपने गरीबों के लिए? 5 करोड़ राशन दिया है मैंने, ये बड़ी उपलब्धि है आपकी। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि अगर 80 करोड़ को ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। और वही लोग जब कहते हैं राशन तो ठीक है, रोजगार की बात करो, तो आप मुंह फेर लेते हैं। दिक्कत क्या है? क्यों पेट में दर्द होता है गरीबों की बात करने पर? आज असलियत यह है कि गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी जी ने अपना चेहरा पूरे विश्व के सामने और दुनिया के सामने दिखा दिया। अगर वो गरीब विरोधी ना होते तो वो सिर्फ और सिर्फ बताएं और हाँ या ना में जवाब दें। क्या आप गिनती करने का, क्या आप सामाजिक और आर्थिक गिनती करने का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? अगर हिम्मत है और अगर उस 56 इंच की छाती में चूहे का कलेजा नहीं है तो जरूर बताइएगा ये कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या उसका समर्थन करते हैं? सदन में कहते हैं मैं समर्थन करता हूं, इलेक्शन रैली में बरगलाते हैं। ये किस तरह की बात है? क्या भाषा बोल रहे हैं मोदी जी? पहले फेज के बाद उनकी भाषा और उनके बोल ऐसे बिगड़े, अब देखिए दूसरे फेज के बारे में क्या बोलते हैं। असलियत यह है चुनाव हाथ से निकल चुका है। असलियत यह है बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। मोदी जी जहर उगल रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव आयोग मोदी जी को नोटिस नहीं देता है, बीजेपी के अध्यक्ष को नोटिस भेजी जा रही है। कोई सेरेलैक खाते छोटे से बेबी है क्या? छुई मुई है क्या इस देश के प्रधानमंत्री? विष आप उगलेंगे, जहर आप उगलेंगे, गलत बात आप करेंगे, नोटिस बीजेपी के अध्यक्ष को क्यों भाई? छुई मुई का पौधा है क्या? छू देंगे तो कुमला जाएंगे। अरे इस देश के संस्थानों के ऊपर एक जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की। निष्पक्ष नहीं है तो निष्पक्षता का भ्रम तो रहने देते। नोटिस गई है नड्डा जी को, क्या तमाशा है भाई ये। और अंत में मैं एक बहुत ही प्रमुख बात करना चाहती हूं, क्योंकि एक नया शगुफा ये लाया गया बाजार में, और ये नया शगुफा है जिसको मोदी जी ने पहले झूठ बोला। उनका एक और दिक्कत है, मोदी जी झूठ बोल देते हैं, फिर सारी पार्टी को उस झूठ को दोहराना पड़ता है। अब नड्डा जी ने झूठ बोला। क्या झूठ है? कि कांग्रेस जो है
वो SC ST आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे देगी। इससे दो चीजें साफ है। इससे ये पूरी तरह से साफ है कि नरेंद्र मोदी बौखला गए, हताश हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं। और एक चीज और साफ है, और ये मैं कहना नहीं चाहती हूं उस देश के प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन 10 साल सिर्फ झुंझुना ही बजाया है। अगर 10 साल झुंझुना ना बजाया होता तो थोड़ी से नियम कानून का ज्ञान होता, जो नहीं दिखता है या ज्ञानता है। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस की सरकार ऐसा कर देगी। किसी कांग्रेस की सरकार ने ऐसी प्रस्तावना दी है? कोई ऐसा प्रस्तावित आपके पास आया है प्रपोजल किसी सरकार का? कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं? कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा। और आप प्रधानमंत्री रहते हुए ये भी नहीं जानते कि SC ST OBC के आरक्षण में जरा सा भी फेरबदल, जरा सा भी संशोधन राज्य सरकारें नहीं कर सकती है। यह संशोधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन कर सकते हैं। आपको यह भी जानकारी नहीं है? आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं इस देश के। कर्नाटक की बात करते हैं ना आप, कर्नाटक में मुसलमानों को 2B पिछड़े की श्रेणी में डाला गया, लेकिन यह हमने नहीं किया। ये 1974 में जो पिछड़ा आयोग वहां पर बना था, हवानूर जी की अध्यक्षता में, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर किया गया। और इसकी भी अब आप असलियत सुन लीजिए। आपके घटक दल के सहयोगी देवेगौड़ा जी दंभ भरते हैं कि उन्होंने दिया था यह आरक्षण। 3 दशकों से है यह आरक्षण। पहले तो देवेगौड़ा जी से पूछिए, जिनको आप कल आप गोदी में बिठा के घूम रहे हैं, कि उनकी क्या मान्यता है इसके बारे में। और दूसरा, 3 दशकों से है, 30 साल से है। आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार नहीं, 10 साल से आप केंद्र में हैं, आपने इसकी मुखालफत कभी नहीं करी। आप कभी नहीं गए किसी न्यायालय में, तो झूठ क्यों बोलते हैं आप? और एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, ये क्या कहते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया? जी नहीं, बसवराज बोम्मई की सरकार ने एक प्रपोजल दिया कि यह आरक्षण खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और कहा संशोधन होने तक इस पर कुछ नहीं होगा, बड़ी फटकार लगाई। इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? आपकी बीजेपी की कर्नाटक की सरकार को, जिसको लताड़ के फेंक दिया कर्नाटक की 6.5 करोड़ की जनता ने, उन्होंने लिख कर दिया, बोला, सदन में बोला, कर्नाटक में लोगों को बरगलाने के लिए बोला कि हमने अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 से 17% करने की और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3 से 5% करने की एक प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा है। झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि पकड़ लिए जाते हैं। मोदी जी के ही सामाजिक न्याय के मंत्री नारायण स्वामी जी ने कहा सदन में मार्च 2023 में, ऐसा कोई प्रपोजल बीजेपी की तत्कालीन कर्नाटक की सरकार के पास से नहीं आया है। तो ऐसे बेधड़क होकर झूठ बोलते हैं। हार आपके सामने है और जरूर आप लोगों को बरगलाएंगे, जरूर आप बौखलाए हुए हैं, लेकिन झूठ तो ऐसे बोलिए कि थोड़ी थोड़ी देर पर पकड़े ना जाइए। मैं मध्य प्रदेश की ही बात कर लेती हूँ। पिछली बार यहाँ पर थी, हमारी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आ पाया, उसका दुख भी रहा, उसका मलाल भी हुआ। 500 में सिलेंडर मिल रहा है सबको मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा दावा किया था। अभी मैं छत्तीसगढ़ में थी, मुझे लोगों ने पकड़ दिया, उन्होंने कहा पूछिए उनसे क्यों नहीं दे रहे हमें 500 में सिलेंडर। हमने कहा ना बगल वाले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं ना आपको दे रहे हैं, ये जुमला था, हम समझ नहीं पाए थे क्या। वहां पे एक महतारी बंधन योजना शुरू करने की बात थी, 5 महीने में 1 किश्त आई है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो यहाँ के लिए प्रॉमिस करी गई। MSP आ गया, MSP किसानों के पास। MSP तो 3100 पे लेने वाले थे, बगल वाले छत्तीसगढ़ की तरह। आया क्या? तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसका समाधान, जिसका उत्तर लिखना जरूरी है और पता भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप लोगों को बरगलाने के लिए कुछ भी कहिए। आपकी यहां की सरकार ने 38 मुस्लिम जातियों को शामिल किया है आरक्षण में, तो क्या वो भी कांग्रेस की देन है? तो मेरा अपना मानना है कि इधर उधर की बातें करने के बजाय, म से मुर्गा, म से मछली, म से मीट ढूंढने के बजाय, जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री को म से महंगाई, म से महिला सुरक्षा और म से मणिपुर नजर आ जाएगा, वो अनर्गल बातें नहीं करेंगे। और मोदी जी से सिर्फ मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं, छोटे मुंह बड़ी बात, सब कुछ करिएगा, इस देश की ब्याहताओं का अपमान मत करिए। आप निभाएं या ना निभाएं, इस देश के करोड़ों लोग विषम परिस्थिति में दाम्पत्य सूत्र में बंध कर पति पत्नी एक दूसरे की ढाल बन के दाम्पत्य का बंधन निभाते हैं। और चाहे वो तागे का मंगलसूत्र पहने या सोने का पहने या चांदी का पहने, यह मंगलसूत्र उनके दाम्पत्य की
जो सूत्र है उसका प्रतीक होता है, उसका असम्मान मत कीजिए। और उस पार्टी से मत कीजिए जिसकी नेता ने अपने जेवर जंग के दौरान इस देश को दे दिए। उस पार्टी से मत कीजिए जिसने अपना सुहाग इस देश पे न्यौछावर किया है। अन्यथा बहुत, और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के बारे में मोदी जी जितना कम बोले उतना उनको शोभा। तो जैसा कि देखा आपने, ये थी श्रीमती श्रीनेत, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर मंगलसूत्र से को लेकर मंगलसूत्र वाले कटाक्ष के साथ कई और कटाक्ष और कई और आरोप लगाए। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या भाजपा पार्टी या खुद मोदी जी इनके कटाक्ष का और इनके लगाए आरोपों का जवाब देते हैं या नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।